बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है दिस इट इज़ अबाउट आइसोमेरिज़्म। आइसोमेरिज़्म एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंपाउंड्स की और इसका मतलब ये होता है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। यानी उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमेरिज़्म। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड इन व्हिच कंपाउंड हैव सेम molecular formula but different structural formula or different arrangement of atoms in the molecule। इसकी दो किस्में हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। यानी उनकी जो एटमों की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। इसकी 5 किस्में हैं: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। इस बारी-बारी डिस्कस करते हैं और इनके जो नाम हैं उसी से ही पता चल जाता है कि इसमें किस किस्म का आइसोमेरिज्म होगा। तो पहला है चेन आइसोमेरिज्म, जिसका नाम से ज़ाहिर है कि इस आइसोमेरिज्म में यानी मॉलिक्यूल की जो लॉन्ग चेन है उसमें फ़र्क आता है। द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्केलेटन ऑफ कार्बन चेन। जिस तरह ये राइट साइड पे एक कंपाउंड है, इसमें 4 कार्बन है। 4 कार्बन है और इसके अंदर हाइड्रोजन कितनी होंगी? इसमें 10 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन ये जो सेंटर वाली कार्बन है इसके साथ भी है। तो 4 कार्बन है और 10 इसमें हाइड्रोजन है और इसको अगर हम कार्बन के बगैर लिखें तो इसका ये स्ट्रक्चर बनता है। तो इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। और 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन वाला एक कंपाउंड ये भी है। अब इसके अंदर चारों कार्बन जो हैं वो एक ही चेन में हैं, इसके ऊपर ब्रांच नहीं है। इस मॉलिक्यूल को अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन के बगैर लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं कि एन ब्यूटेन, इसको हम एन ब्यूटेन कहते हैं। एन हम उस कंपाउंड के शुरू में लगाते हैं जिसके साथ ब्रांच ना हो। जैसे एन पेंटेन है, एन हेक्सेन है, एन हेप्टेन है। तो इनके साथ ब्रांच नहीं होगी। सारे यानी जो जितनी भी कार्बन उस कंपाउंड में है वो सारी एक लॉन्गर चेन में होंगी वो, विदाउट एनी ब्रांच। तो एन ब्यूटेन में चारों कार्बन एक चेन के अंदर हैं और इनके अंदर कोई ब्रांच नहीं है। अगर ये एक में से एक कार्बन को उतार के सेंटर वाली कार्बन के साथ लगा दें तो फिर ये बन जाती है आइसोब्यूटेन। इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें अब 3 कार्बन है, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, और एक कार्बन जो है वो एज ए ब्रांच यहाँ पे अटैच हो गई। तो ये 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन कार्बन चेन का जो स्केलेटन है उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन हैं। इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। इस तरह आप ये नीचे वाली एग्जांपल को देखें। ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये 4 कार्बन की एक चेन है और उसमें कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल लगा हुआ है। तो इस तरह कुल इसके अंदर 5 कार्बन है और यही मॉलिक्यूलर फार्मूले वाला एक कंपाउंड ये है राइट साइड पर। इसमें लॉन्गेस्ट जो चेन है उसमें 3 कार्बन है और सेंटर वाले कार्बन के पास 2 मिथाइल जो हैं एज ए ब्रांच अटैच हैं। तो इसका नाम IUPAC सिस्टम के तहत बनता है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और इसमें कुल कार्बन इसमें भी 5 हैं और हाइड्रोजन जो है वो उस हिसाब से 12 हाइड्रोजन बनती है। तो इसके अंदर टोटल 5 कार्बन है और 12 इसके अंदर हाइड्रोजन है। तो यही मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का भी है जिसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन है। तो इन कंपाउंड्स के अंदर आप जिस बात पे आपने गौर करना है वो ये है कि इनकी जो लॉन्गेस्ट चेन है
उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला और यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन और जो भी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों कंपाउंडों का, वो सेम होता है। तो इस किस्म के आइसोमरिज्म को हम कहते हैं चेन आइसोमरिज्म। तीसरा ये है पोजीशन आइसोमरिज्म। तो इस किस्म के आइसोमरिज्म में जो फंक्शनल ग्रुप होता है कंपाउंड का, वो डिफरेंट पोजीशन पर अटैच होता है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ दैट कंपाउंड। जैसा ये एक मिसाल है 1 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो इसी तरह क्या हम इसको 3 ब्रोमोब्यूटेन भी कह सकते हैं, यानी 3 ब्रोमोब्यूटेन भी आइसोमर होगा इसका। पर ब्रोमीन यहाँ 2 नंबर कार्बन से हटाकर यहाँ पे लगा दी जाए तो क्या हम इसको 3 ब्रोमोब्यूटेन कह सकते हैं? सर लेकिन वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होता है। हाँ, वो अगेन फिर वो 2 ब्रोमोब्यूटेन ही होगा, क्योंकि उसकी नंबरिंग इधर से शुरू हो जाएगी। जी सर। इसलिए इस कंपाउंड के ना 2 ही आइसोमर बनते हैं, 1 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन। इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन फ़र्क है जो है इन दोनों में जो फ़र्क है, वो ये है कि इनका जो फंक्शनल ग्रुप है यानी हैलोजन एटम, ये डिफरेंट पोज़ीशन पर अटैच है। इसमें कार्बन नंबर 1 पर अटैच है और यहाँ कार्बन नंबर 2 पर अटैच है। तीसरा अगर आप इसको आगे ले जाते हैं तो फिर ये वही कंपाउंड बन जाएगा, यानी इसकी नंबरिंग इधर से हम शुरू करेंगे, फिर ये 2 ब्रोमोब्यूटेन ही होगा, ये नया आइसोमर नहीं होगा। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर ब्रोमीन की जगह पर हम OH लगा लें, तो इसी तरीके से ये 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल बन जाएगी। और इस तरह यहाँ पर ये है, ये 3 कार्बन है इसके अंदर, 1, 2 और 3 कार्बन है, तो ये 1 प्रोपेनॉल है और ये 2 प्रोपेनॉल है। इस अगर OH को हम आगे ले जाएँ यहाँ पर तो फिर इसको 3 प्रोपेनॉल नहीं कहेंगे, वो फिर 1 प्रोपेनॉल ही होगी, क्योंकि ये कार्बन 1 फिर ये हो जाएगी। तो इस तरह इस कंपाउंड के भी 2 आइसोमर बनते हैं और ये हैं पोज़ीशन आइसोमर्स। फिर ये है 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज पोज़ीशन आइसोमर्स। They have different position of functional group and they have same molecular formula. There are functional isomerism. So in this type of isomerism, compounds have same molecular formula but different functional group. इनका आपस में जो डिफरेंस है वो फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर है कि दोनों कंपाउंड जो हैं आपस में उनका जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। जैसा ये एथेनॉल है, एथेनॉल के अंदर यहाँ पर 2 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पर है और दूसरी कार्बन यहाँ पर है। तो इसके अंदर टोटल 6 हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर, 5 हो गई और 1 OH के साथ है। इसका 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है और 2 कार्बन है। तो एक और कंपाउंड ये है डाईमिथाइल ईथर। इसमें भी टोटल 2 कार्बन है, 1 कार्बन यहाँ पर है और 1 इस तरफ है। 3 हाइड्रोजन इधर है इस कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन इस तरफ है। तो इस तरह टोटल हाइड्रोजन यहाँ भी 6 हैं, 2 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। In this way, both of these compounds have same molecular formula, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हैं कि डिफरेंट है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल वाला है, OH है, और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर वाला है। इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल लगे हुए हैं, यानी मिथाइल लगे हुए हैं यहाँ पर। तो ये है डाई मिथाइल ईथर और ये है एथेनॉल। सो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एक कंपाउंड जो है वो अल्कोहल की फैमिली से है और दूसरा कंपाउंड ईथर की फैमिली से है। तो इस तरह का जो आइसोमरिज्म होता है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, सो सच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज नोन एज फंक्शनल आइसोमरिज्म। इसका ये दूसरी मिसाल है, इसमें ये कंपाउंड एसीटोन है, इसमें 3 कार्बन है, 1, 2 और 3। सेंटर वाली कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लगी हुई है विद हेल्प ऑफ ए डबल बॉन्ड, इसको हम कीटो ग्रुप कहते हैं। ये कीटो ग्रुप है और इसके दोनों तरफ 2 मिथाइल लगे हुए हैं।
तो 6 इसमें हाइड्रोजन है और 3 इसमें कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। और इसी तरह का ये कंपाउंड जो है इसके अंदर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें भी 3 कार्बन है, 1, 2 और 3। और हाइड्रोजन आप गिने तो 3 यहाँ पर होंगी, 2 यहाँ पर हैं और 1 यहाँ पर है। 6 इसमें हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो इस लिहाज से इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। एक कंपाउंड जो है वो कीटोन फैमिली से है और दूसरा जो है एल्डिहाइड फैमिली से है। तीसरा ये कंपाउंड जो है ये एस्टिक एसिड है, इसमें यहाँ पर टोटल 4 हाइड्रोजन है, 3 इस कार्बन पर है और 1 OH के साथ है। तो टोटल इसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का ये कंपाउंड है, इसमें भी यहाँ पर 2 इसमें कार्बन है, एक ये मिथाइल वाली कार्बन है और एक ये कीटो वाली कार्बन है। और इसके अंदर 4 हाइड्रोजन है, 3 इस मिथाइल के साथ हैं और 1 यहाँ पर है। तो इस तरह ये कंपाउंड मिथाइल फॉर्मेट और ये एस्टिक एसिड जो है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एक कंपाउंड ये वाला जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एस्टर है। ये कंपाउंड एस्टर फैमिली से है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड वाली फैमिली से है। सो इन दिस वे these compounds have same molecular formula but different functional groups. So such type of isomerism is known as functional isomerism. Then it is metamerism. Metamerism ये होता है कि बाज़ औक़ात चेन के अंदर किसी जगह पे हेटेरो एटम होता है, जिस तरह ये ईथर्स में है। ईथर में कार्बन एटमों की जो चेन है वो थ्रू आउट नहीं होती, बल्कि उसमें दरमियान में किसी जगह पे ऑक्सीजन एटम आ जाता है। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन एटम की जो चेन है उसमें हेटेरो एटम हो, उसमें ये मेटामेरिज्म वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है। और वो ये होती है कि उस हेटेरो एटम के दोनों तरफ जो कार्बन एटम्स की चेन लगी हुई है उसकी लेंथ में फ़र्क आ जाता है। जिस तरह यहाँ पर दोनों तरफ 2-2 कार्बन है और इस कंपाउंड में एक तरफ जो है 1 कार्बन है, दूसरी तरफ 3 कार्बन है। तो टोटल कार्बन यहाँ भी 4 ही हैं, इस कंपाउंड में भी 4 ही हैं। लेकिन फ़र्क क्या पड़ा कि एक तरफ यहाँ 3 कार्बन हो गई है इसके अंदर और दूसरी तरफ 1 कार्बन हो गई है। रहा तो ये ईथर ही है, यानी ईथर से कोई और ग्रुप इसमें नहीं बना, है ये ईथर ही, क्योंकि दोनों जानब अल्काइल पार्टी लगे हुए हैं, लेकिन कार्बन एटम की तादाद डिफरेंट हो गई है। तो इस किस्म के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं मेटामेरिज्म, यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। इस तरह ये नाइट्रोजन है, ये अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है और इसमें इधर 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, दाईं जानब भी और बाईं जानब भी 2-2 कार्बन है। और इस कंपाउंड के अंदर एक तरफ 3 कार्बन है और एक तरफ 1 कार्बन है, बिल्कुल ऊपर वाले कंपाउंड की तरह। तो ये है मिथाइल प्रोपाइल अमीन, ये है डाईइथाइल अमीन। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं मेटामेरिज्म, जिसमें हेटेरो एटम के दोनों जानब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में फ़र्क आ जाए, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में सेम रहता है। फिर ये 5वीं किस्म है टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म में ये होता है कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। इसके अंदर ये है कि एक हाइड्रोजन एटम जो है वो एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चला जाता है। जिस तरह ये जो दरमियान में CH2 है, यहाँ से एक H जो है वो निकल कर इस O के साथ आ जाता है और ये बन जाती है OH। जैसा यहाँ पे OH है ये, और इन दोनों कार्बनों के दरमियान आ जाता है डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से ये दोनों जो कंपाउंड है ये आपस में हर वक्त एक दूसरे के अंदर शिफ्ट होते रहते हैं और आपस में ये इक्विलिब्रियम पर होते हैं। तो एक कंपाउंड जो है ये वाला, ये कीटो ग्रुप है इसके अंदर, और दूसरे कंपाउंड में अल्कोहल ग्रुप है और अल्कीन है, यानी जो कीटो है ये कन्वर्ट हो गया अल्कीन के अंदर और OH के अंदर। इस कंपाउंड को हम कहते हैं इनोल, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम ENE से ज़ाहिर करते हैं, ईन से, और अल्कोहल को OL से। इसलिए इस कंपाउंड का जो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो इनोल है। ये इनोल फॉर्म है और ये कीटो फॉर्म है। तो कीटो इनोल टाटोमेरिज्म भी इसको कहते हैं, यानी एक कंपाउंड के अंदर कीटो ग्रुप है, दूसरे में इनोल ग्रुप है। सो इसमें दोनों की जो एनर्जी है वो बिल्कुल तकरीबन एक जैसी होती है, थोड़ा सा फ़र्क होता है।
इसलिए दोनों कंपाउंड एक दूसरे के अंदर शिफ्ट होते रहते हैं और एक ही जो वेसल है जहाँ पे इसको रखा होता है उसके अंदर इनोल फॉर्म भी होती है और उसके अंदर कीटो फॉर्म भी होती है और दोनों एक दूसरे में शिफ्ट होते रहते हैं। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम कहते हैं टाइटोमिज्म। यानी इसमें भी फंक्शन इनमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों कंपाउंडों का सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम पीछे हमने फंक्शनल आइसोमर्स कहा था, ये भी वही चीज़ है। तो इसमें और मेटामिज्म में टाटोमिज्म में क्या फ़र्क है? यानी फंक्शनल आइसोमरिज्म में और टाटोमिज्म में क्या फ़र्क है? टाटोमिज्म में भी देखें आप यहाँ पर वो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। यहाँ पे कीटो ग्रुप है और यहाँ पर OH ग्रुप है और अल्कीन है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो हम इसको फिर फंक्शनल आइसोमरिज्म क्यों नहीं कहते? इससे पहले हमने ये पढ़ा है फंक्शनल आइसोमरिज्म यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। तो यही बात इसके अंदर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है लेकिन इसको हम कह रहे हैं टाटोमिज्म। यानी एनीवन कोई बताएगा भी इसमें? सर ये क्या बात है, ये तो फंक्शनल आइसोमरिज्म और इसको टाटोमिज्म। इसी बात में फोकस कर रहा हूँ ना अभी आपको, ताकि आप गौर करें इस पे और इस बात की समझ आ जाए आपको कि ऐसा क्यों है। क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो देन इट इज नोन एज फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो इस कंपाउंड में भी यही है कि यहाँ पे कीटो ग्रुप है और इस तरफ अल्कोहल है और अल्कीन वाला ग्रुप बन गया, इनोल है ये। लेकिन इसको हमने फंक्शनल आइसोमरिज्म नहीं कहा, इसको हमने कहा टाटोमिज्म कहा है इसको। सर इसमें ये डबल बॉन्ड भी शिफ्ट हो रहा है इस वजह से? नहीं, इसकी डेफिनेशन आप देखें, इसमें लिखा हुआ है कि आइसोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यानी इन दोनों कंपाउंडों की एनर्जी का खास फर्क नहीं होता, मामूली सा फर्क होता है, इसलिए ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होते रहते हैं। यानी एक ही अगर बॉटल के अंदर या एक ही कंटेनर के अंदर ये कंपाउंड जो लेफ्ट साइड वाला है ये पड़ा हुआ हो तो ये खुद ब खुद ही उसी के अंदर ही ये फार्म भी बनती रहती है, इनोल फार्म भी और कीटो फार्म भी बनती रहती है। आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। किसी जगह भी आप कीटो वाला कंपाउंड रखेंगे तो वो खुद ब खुद ही इनोल फार्म में कन्वर्ट होता रहेगा और इनोल फार्म जो है वो खुद ब खुद ही कीटो फार्म में कन्वर्ट होती रहेगी। ये इसमें फर्क है। पीछे वाला जो अभी हमने देखा है फंक्शनल आइसोमरिज्म, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एथेनॉल बिल्कुल अलग चीज है। एथेनॉल कभी भी डाइमिथाइल ईथर में कन्वर्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट अलग कंपाउंड है, एथेनॉल अलग कंपाउंड है। इसी तरह ये एसीटोन जो है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंपाउंड है, ये कभी भी इसमें कन्वर्ट नहीं होता अपने आप प्रोपेनल में। आपको कभी अगर एसीटोन को प्रोपेनल में कन्वर्ट करना है तो अच्छा खासा रिएक्शन करना पड़ेगा और हो सकता है कि वो एक स्टेप में ना कन्वर्ट हो, 2-3 स्टेप करने पड़े और फिर जाके ये इसमें कन्वर्ट हो। ये कन्वर्जन यानी मुमकिन नहीं होती और ये बिल्कुल अलग अलग इंडिपेंडेंट कंपाउंड होते हैं ये। लेकिन उसके अंदर यहाँ पे ये है कि ये खुद ब खुद ही एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये फर्क है टाटोमिज्म में और फंक्शनल आइसोमरिज्म में। तो ये जो टाटोमिज्म है ये टेक्सटाइल डाइंग के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाज़ डाइज ऐसी होती हैं कि वो उनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कीटो और इनोल वाली। इस तरह ये जो आइसोमरिज्म है ना ये आपके यानी डाइंग के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको इसकी अगर समझ आया तो आप उस फिनोमेना को समझ जाएंगे। यहाँ पे ना ये मुख्तलिफ एग्जीबिशन लगती रहती हैं ये डाइज डाइंग केमिकल्स की। ये पिछले दिनों भी एक एग्जीबिशन लगी हुई थी तो वहाँ जाके आप देखा करें मुख्तलिफ मुल्कों से आए होते हैं ये जो डाइज वगैरह बनाते हैं, टेक्सटाइल ऑक्सिलरीज बनाते हैं, फिनिशिंग केमिकल्स बनाते हैं, उन्होंने अपने स्टाल लगाए होते हैं। तो वहाँ बेशुमार किस्मों की नई नई डाइज और नए नए चीज़ें वहाँ पे वो एग्जीबिशन के लिए रखते हैं लोगों के देखने के लिए। तो अगर आपको कोई मौका मिले तो आप जहाँ वहाँ जाके देखें, आप हैरान रह जाएंगे कितनी कितनी किस्मों की वहाँ पे डाइज उन्होंने रखी होती हैं। बाज़ डाइज ऐसी हैं जो अंधेरे में बहुत चमकती हैं, रखे होते हैं कपड़े के वो डाई हुई हुए हैं, आपको वो कहेंगे इसके ऊपर आप हाथ रखो। जब आप हाथ रखेंगे क्योंकि आपका हाथ गर्म होगा, थोड़ी देर जो ही उसको टेम्परेचर मिलेगा तो जब आप वहाँ से हाथ उठाएंगे तो आपका पूरा हाथ का निशान वहाँ बना होगा क्योंकि उतनी एरिया का रंग जो है बदल चुका होगा। तो जब आप हाथ वहाँ से उठाएंगे तो ऐसा ऐसा फिर वो जब टेम्परेचर उसका लो होगा तो दोबारा उसका कलर वही हो जाएगा।
कि वो डाइज ऐसी हैं जिसमें वो अपने आप वो उसमें दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई डाई। इसी तरह ये आपने कम से कम टाइटेशन की हुई है ना, टाइटेशन में आपने देखा था कि एसिड बेस टाइटेशन के दौरान फिनोल्फथलीन आप इस्तेमाल करते हैं और उसका जो कलर है वो पहले और होता है, जब एंड पॉइंट आता है तो रंग और हो जाता है। वो भी डाई है, लेकिन उसमें यूं ही पीएच चेंज होती है उसका रंग और हो जाता है। इसी तरह आपने वो मिथाइल ऑरेंज भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये भी एक डाई है, ठीक है ना। तो इसलिए डाइस को लाजमी आपने समझना है, और जितना ज्यादा आप समझ जाएंगे उतना ज्यादा आप कामयाब यानी टेक्सटाइल प्रोसेसर बनेंगे। तो डाइस के पीछे जो यानी जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो क्यों चेंज होती हैं, उनकी क्या वजह होती है, वो सारी यही केमिस्ट्री है बॉन्डिंग वाली जो अभी हम पढ़ रहे हैं। दूसरी किस्म है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अभी हमने शुरू में ये पढ़ा था कि आइसोमेरिज्म दो तरह का है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अभी हमने पढ़ लिया कि ये 5 किस्में हैं, इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है कि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है और स्ट्रक्चर भी सेम होता है, इसके बावजूद वो मॉलिक्यूल जो है वो सेम नहीं होते। ये हैरत वाली बात है ना, इसमें क्या फर्क है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन इसके बावजूद वो दो मॉलिक्यूल जो हैं वो एक जैसे नहीं होते, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। अब ये किस तरह से है, ये एक छोटा सा इसमें फर्क है, वो मैं यहाँ बताता हूँ, उससे समझ आ जाएगी आपको। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन एटमों की जो अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर वो डिफरेंट होती है। इसकी मिसाल आप ये समझ लें कि जिस तरह हमारा दो हाथ हैं और दोनों हाथों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, यानी उसमें एक अंगूठा है, इस तरह एक दरमियान की उंगली है, एक छोटी उंगली है, दो दूसरी उंगलियां हैं और कुल 5 उंगलियां हैं, ठीक है ना। दोनों हाथों की उंगलियां 5 ही हैं, तो ऐसे ही है ना, इस तरह तो नहीं है कि एक हाथ की 5 हो दूसरे की 6 हो। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों हाथों का सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि दोनों की जो अरेंजमेंट है दोनों हाथों में उंगलियों की वो डिफरेंट है। एक हाथ के ऊपर आप दूसरा हाथ रखें तो क्या होगा, अंगूठे दोनों मुख्तलिफ सिम्टम में हो जाएंगे, ठीक है ना। हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखना है, दोनों को आप आमने सामने नहीं मिलाना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि उंगलियों की जो अरेंजमेंट है वो दोनों हाथों में डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें मॉलिक्यूलों का स्ट्रक्चर भी सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। ये दो तरह का है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। दिस आइसोमेरिज्म रिजल्ट्स फ्रॉम ए रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड या अबाउट सिंगल बॉन्ड इन ए साइक्लिक कंपाउंड। जैसा ये आपको ये नजर आ रहा है, ये 2 ब्यूटीन है और 2 ब्यूटीन के अंदर यहाँ दरमियान वाली दो कार्बनों के दरमियान डबल बॉन्ड है और इसके साथ एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है। इस तरह ये राइट साइड पर भी एक हाइड्रोजन है और दूसरा मिथाइल है। अब ये डबल बॉन्ड के दोनों जानब जो मिथाइल लगे हुए हैं ये दोनों ही एक ही सिमत में है। अगर हम इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन को यहाँ से उतार के इधर लगा दें और ये मिथाइल उतार के इधर लगा दें दूसरी जानब, तो फिर ये कंपाउंड बन जाता है। और ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड हैं, आपस में ये कन्वर्ट नहीं होते एक दूसरे में। और जिस तरह हमारे हाथ जो है इसकी उंगलियां बिल्कुल डिफरेंट हैं, अरेंजमेंट डिफरेंट है, इस तरह इनमें भी ऐसी है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये फिक्स है, ये इनको यानी कि फिक्स रखता है। और मिथाइल ये अगर इस तरफ लगा हुआ है दूसरा मिथाइल भी उसी जानब ही है और दोनों हाइड्रोजन जो है वो एक जानब है। और ये राइट साइड वाले कंपाउंड में क्या है कि ये हाइड्रोजन यहाँ पर है और दूसरी तरफ जो हाइड्रोजन है वो दूसरी सिमत में है, इस तरफ है। इस तरह ये ट्रांस मालिक्यूल है और ये सिस मालिक्यूल है, जिनमें दोनों बल्कि ग्रुप जो है वो एक जानब हो, उस कंपाउंड को हम सिस कह देते हैं, सिस 2 ब्यूटीन। और जिस कंपाउंड में दोनों बल्कि ग्रुप जो हैं जो बड़े हैं, यानी हाइड्रोजन जो है वो छोटी है ना, इस डबल बॉन्ड के साथ 4 ग्रुप लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल, इस तरह इधर भी एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है। तो इसमें जो बड़े ग्रुप हैं वो मिथाइल हैं, जो छोटे ग्रुप हैं वो हाइड्रोजन है। तो बड़े ग्रुप अगर मुखालिफ सिमतों में लगे हों उस कंपाउंड को हम कहते हैं ट्रांस कंपाउंड। ये ट्रांस 2 ब्यूटीन है और ये सिस 2 ब्यूटीन है।
तो इसी तरह का आइसोमरिज्म जो है ना ये डाइज में भी होता है। डाइज में भी जिस जगह डबल बॉन्ड है और उसमें अगर आप इर्द गिर्द डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट अरेंजमेंट बना रहे हो उसी हिसाब से उनका कलर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। दूसरा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन अल्कीन्स। ये एक और एक मिसाल है, जिस तरह ये मिसाल थी 2-ब्यूटीन की, इसी तरह ये एक और मिसाल है 3-हेक्सीन की। इसमें 6 कार्बन है और दरमियान वाली 2 कार्बन डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड के दोनों जानब इथाइल लगा हुआ है, इस तरफ भी इथाइल है और इधर भी इथाइल है। तो बिल्कुल उसी तरह अगर ये दोनों इथाइल सेम सिमत में लगे हों तो ये सिस कंपाउंड है। अगर ये दोनों इथाइल मुखालिफ सिमतों में लगे हों, जिस तरह ये इथाइल जो है ये इस तरफ है और ये दूसरी तरफ है, हाइड्रोजन इसकी यहाँ पर है और दूसरी हाइड्रोजन जो है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे है, तो ये है ट्रांस 3-हेक्सीन, ये है सिस 3-हेक्सीन। और ये जो फार्मूला है ये कार्बन और हाइड्रोजन के बगैर है और नीचे जो है ये कार्बन भी और हाइड्रोजन सारी लिखी हुई है इसके अंदर। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों हाइड्रोजन एक ही सिमत में है और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन मुखालिफ सिमतों में है और जो बल्कि ग्रुप है वो भी मुखालिफ सिमतों में है, यानी इथाइल इसके अपोजिट साइडों पर है, इसलिए ये ट्रांस कंपाउंड है, ये सिस कंपाउंड है। इस तरह ये उसी तरह का कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों जानब कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही जानब हो दोनों के तो ये फ्यूमेरिक एसिड है और अगर ये मुखालिफ सिमतों में हो तो ये मैलिक एसिड है। इसको इस तरह भी ज़ाहिर कर लेते हैं, ये और ये एक ही चीज़ है, इसी कंपाउंड को यहाँ ज़ाहिर किया हुआ है इस तरह। ये COOH इसमें खोल के लिखा हुआ है और यहाँ पर COOH इकट्ठा लिखा हुआ है। तो COOH अगर एक सिमत में हो दोनों तो इसका नाम होता है फ्यूमेरिक एसिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 130 है। और अगर ये COOH मुखालिफ सिमतों में है तो इसका फिर कंपाउंड का नाम जो है वो मैलिक एसिड है, बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड है, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 288 है। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की एक मिसाल है। इसके अंदर ये एक रिंग है, ये रिंग जो है ये इस रिंग का नाम क्या होगा? इस रिंग में 3 कार्बन एटम है। प्रोपाइल। साइक्लोप्रोपेन, प्रोपाइल नहीं, साइक्लोप्रोपेन। अब इस साइक्लोप्रोपेन के 1 और 2 कार्बन पर मिथाइल लगे हुए हैं और ये मिथाइल अगर एक ही सिमत में है तो फिर ये सिस कंपाउंड है। अगर ये मिथाइल ग्रुप जो है वो एक इस तरफ है दूसरा उसके मुखालिफ सिमत में है फिर ये ट्रांस कंपाउंड है। ये अपने आप इसको घूम के ही ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि ये अगर ये रोटेट करने की कोशिश करेगा ऐसे यूं घूमेगा तो फिर ये जो ये रिंग है ना इसको रोटेट नहीं करने देगी, क्योंकि ये रिंग बनी हुई है इसकी वजह से ये जो ब्रांचेज हैं ये फिक्स्ड हैं। अगर ये वाली CH2 ना होती और इन दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है ना तो फिर रोटेशन अपने आप पॉसिबल, लेकिन ये इस रिंग की वजह से इनमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये अपने आप जो है ना रोटेट करके ऊपर वाली सिमत में नहीं जा सकता। अगर इस सिस कंपाउंड को ट्रांस में कन्वर्ट करना है तो पहले ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, फिर इसको रोटेट करना पड़ेगा और फिर दोबारा बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इस तरह ये दोनों कंपाउंड ये बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की मिसाल है ऐसे कंपाउंड में जिनमें एक रिंग होती है। और पिछली जो मिसालें थी इसमें डबल बॉन्ड वाले कंपाउंडों के अंदर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। तो इसी तरह क्या ट्रिपल बॉन्ड में भी आइसोमरिज्म हो सकता है इस तरह का? और कोई अल्काइंस हैं तो अल्काइन में इस किस्म का आइसोमरिज्म पॉसिबल है या नहीं, बताएगा जी? है सर। मिसाल दिखाता हूँ आपको, एक मिसाल बनाता हूँ। ये स्लाइड नजर आ गई? जी सर। ये 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मैंने बना दिया है। तो अब इस ट्रिपल बॉन्ड के इस तरफ हम कोई R ग्रुप लगा देते हैं, अल्काइल 1 कार्बन लगा रहे हैं या 2 कार्बन यहाँ पे लगा रहे हैं या 3 लगा दें, और इस तरफ भी एक ही अल्काइल आएगा या 2 अल्काइल आएंगे। यहाँ पर कितने अल्काइल आ सकते हैं? ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन हैं उनके साथ कितने अल्काइल आ सकते हैं? सर एक ही आ सकता है। एक ही एक आएगा। ही पे आ सकते हैं दो। इस तरह ये डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है ना इनके साथ यहाँ 2-2 ग्रुप आ सकते हैं। जी सर। ये एक H है, दूसरा यहाँ पे हम R लगा देते हैं। इस तरह यहाँ पे H है यहाँ पर और इधर हम एक R लगा देते हैं। अब चूंकि अल्कीन जो है इसके इनकी 2 कार्बनों के साथ चूंकि 2 ग्रुप होते हैं तो इसलिए इनकी जो पोजीशंस बनती हैं वो 2 बन सकती हैं।
मतलब ये R जो है अगर हम इसको यहाँ से हटा के ऊपर वाली जानब लगा दें, ये अब मुखालिफ सिमत में हो गए। अब कार्बनों के साथ दो ग्रुप होंगे तो फिर इस तरह होगा ना, ये पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि अल्कीन के साथ जो कार्बन है इनके साथ दो ग्रुप हैं, इसलिए इनमें पॉसिबिलिटी है बन रही है कि हम दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे लगा दें या दोनों हाइड्रोजन मुखालिफ सिमत में लगा दें। लेकिन अल्कीन के साथ जो कार्बन है ना, इसके साथ है ही एक ग्रुप है, यानी ये R जो है ये दोनों एक एक है ना, तो क्या इसमें कोई और पॉसिबिलिटी बनती है? नो सर। नहीं बन रही ना, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहाँ पॉसिबल नहीं है अल्काइन के अंदर, सिर्फ ये अल्कीन में पॉसिबल है, या उसमें पॉसिबल है जो हमने अभी वो देखा है, ये जो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लिक कंपाउंड में इस तरह पॉसिबल है। साइक्लिक कंपाउंड के अंदर एक यहाँ मिथाइल लगा हुआ था इस तरफ, और जाहिर इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होनी है अभी ना, इसके 3 बॉन्ड बन गए हैं और एक हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ पे। अब दूसरी कार्बन इस तरफ जो है इसके साथ भी अगर मिथाइल लगा हुआ हो या इथाइल लगा हुआ हो, तो इस तरह ये दोनों एक पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों मिथाइल या अल्काइल एक जानब हों और हाइड्रोजन जो है ये एक तरफ हों, और दूसरे कंपाउंड में इसकी अपोजिट सूरत हो, मिथाइल यहाँ लग जाए और H यहाँ लग जाए। तो इस तरीके से इनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है कि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स जो है वो स्पेस के अंदर डिफरेंट हो जाती है। जिस तरह ये आपने अल्कीन में देखा कि ये अल्काइल पार्ट जो है ये अगर सेम सिम्टम भी हो सकते हैं और अपोजिट सिम्टम भी हो सकते हैं, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कोई सवाल यहाँ पर है तो पूछिए शाबाश। समझ आ गया आपको? अल्काइन में पॉसिबल नहीं है और अल्केन में पॉसिबल नहीं है। अल्केन में पॉसिबल क्यों नहीं है? अल्केन की मैं मिसाल यहाँ पे आपको देता हूँ। फर्ज करें कि ये इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और इसके साथ हम यहाँ पे अल्काइल लगा देते हैं और इधर भी अल्काइल लगा देते हैं। बाकी यहाँ पे कितनी कितनी हाइड्रोजन होंगी इसके कार्बन के साथ? दो हाइड्रोजन होंगी। शाबाश, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक और हम लगा देते हैं। तो क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है? नहीं है सर, चेंज कर भी दें तो फायदा कोई नहीं है, वही चीज है असल। नहीं, वो पॉसिबल इसलिए नहीं कि इसमें चूंकि दोनों कार्बनों के दरमियान ये वाला बॉन्ड जो है ये सिंगल है, और सिंगल बॉन्ड जो है ये रोटेट कर सकता है। ये वाला सिंगल बॉन्ड जो है अगर आप R यहाँ लगा देंगे तो ये अगले ही लम्हे खुद घूम कर जो है ना दूसरी सिमत में आ जाएगी। इसमें सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल होती है, इसलिए इसमें ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोटेशन ऑटोमेटिकली इसमें होती रहती है अल्केन्स के अंदर। अल्कीन में ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये इस सिस्टम को लॉक कर देता है। इन दोनों कार्बनों के दरमियान जो है ये रोटेशन पॉसिबल नहीं। ये जो दोनों कार्बन है, अगर आपने इसको रोटेट करना होगा तो पहले ये जो पाई बॉन्ड है ये तोड़ना पड़ेगा, फिर सिंगल बॉन्ड में ये कन्वर्ट होगा, और सिंगल बॉन्ड जो है ये रोटेट कर सकता है। पाई बॉन्ड रोटेट क्यों नहीं कर सकता, अभी आप बताएंगे? सर वो एक्ट करता है नेल्स की तरह, पाई बॉन्ड जैसे है ना उसके। पहले ना पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को ध्यान में लाएं कि पाई बॉन्ड बनता कैसे है। पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। देखिए सर, जैसे एक लड़के का मैंने हाथ पकड़ा है, अगर एक हाथ से पकड़ा तो मूव कर सकते हैं, अगर दोनों हाथों से पकड़ा तो मूव नहीं कर सकता ना। एग्जाम्पल। हाँ ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ये पाई सिंगल बॉन्ड बनने के बाद इनके जो p ऑर्बिटल हैं ये पैरेलल आपस में आ जाते हैं। ये मैंने p ऑर्बिटल बनाए हैं और ये पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। इस पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड। अब अगर ये दोनों कार्बन रोटेट करना शुरू कर दें तो फिर क्या होगा कि ये फिर पैरेलल नहीं रहेंगे। ये जो p ऑर्बिटल हैं ये पैरेलल नहीं रहेंगे ना। देखिए मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके दिखाता हूँ आपको। ये एक p ऑर्बिटल को हम अपनी जगह पे रहने देते हैं और दूसरे को हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। ये रोटेट हो गया। अब यूं ही इसने एंगल बदला तो दोनों अब आपस में पैरेलल नहीं रहे। अब पाई बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या है?
ये दोनों पी ऑर्बिटल जो है आपस में पैरेलल होंगे तो ओवरलैपिंग हो सकेगी ना। यस सर। जो ही ये एक पी ऑर्बिटल रोटेट कर जाएगा तो वो पैरेलल वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी, वो करीब करीब नहीं रहेंगे, दूर हो जाएंगे आपस से, बॉन्ड टूट जाएगा। इसलिए ये जो पाई बॉन्ड वाले, ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, इनकी रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। और ये जो इसके साथ ये ग्रुप्स लगे होते हैं ये फिक्स पोजीशन पे होते हैं, 120 का एंगल होता है इनके अंदर। इसलिए एंगल पढ़े थे ना कि आपके एंगल आपको याद रहे, ये एंगल जो है ये 120 का एंगल है, ये फिक्स रहता है ये, ठीक है। तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है ना वो अल्कीन्स में होता है, और इनमें ये साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं इनमें होता है, ये वाला जी साइक्लिक कंपाउंड है, इनमें भी रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। ये जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने लॉक किया हुआ है, इसने जो दूसरा CH2 है ये वाला, इसने इसको लॉक किया हुआ है। तो ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कोई चीज दोबारा पूछनी है, समझनी है तो पूछ लें मुझसे। सर ये जो आपने अभी सर्कल किया है, जो लॉक किया, वही वाली बात रिपीट कर दें सर। वो जो साइक्लोप्रोपेन है ना, उसमें एक CH2 है जो वो दोनों कार्बन के साथ अटैच है, यानी दो कार्बनों में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक CH2 उधर भी अटैच है उधर भी अटैच है। तो अगर वो दो कार्बन रोटेट करना चाहेंगे ना तो वो उसको रोटेट नहीं होने देगा, वो उसको बांधा हुआ है दोनों कार्बन को आपस में। तो नेक्स्ट जो है वो है, अब ये वाला कंपाउंड जो आपको नजर आ रहा है, ये भी, इसमें भी ये है, ये एक साइक्लोप्रोपेन है। तो क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? नो सर, इन दोनों सेम में तो। हाँ, क्योंकि दोनों मिथाइल एक ही कार्बन के साथ अटैच हुए हुए हैं ना, तो Yes, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अगर ये एक मिथाइल उतार के दूसरी पर लगाए ना, फिर उसमें सवाल उठेगा कि अब ये CH3 यानी मिथाइल जो है वो एक ही जानब दोनों रखने हैं या मुखालिफ सिमतों में रखने हैं। तो Yes, ये sir. 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये आखिरी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आज के लेक्चर का ये आखिरी पार्ट है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और इसके अंदर जो कंपाउंड होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि उनकी जो ग्रुप्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट बिल्कुल उस तरह होती है जिस तरह हमारी हाथ की उंगलियां जो हैं वो डिफरेंट हैं। इस तरीके से जो कंपाउंड होते हैं वो एक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और वो प्रॉपर्टी ये होती है कि इस तरह के कंपाउंड के अंदर अगर हम लाइट पास करें, ठीक है ना, अगर उनमें लाइट पास की जाए तो वो लाइट को सीधा नहीं गुजरने देते, लाइट का जो एंगल है वो रोटेट हो जाता है। अगर एक जानब से आप लाइट उस कंपाउंड में डालें और दूसरी जानब से आप टेलीस्कोप के जरिए उस लाइट को देखें, तो आपको वो लाइट जो है वो नजर आएगी कि वो सीधी नहीं आ रही, बल्कि वो थोड़ा सा उसमें एंगल आ गया है और वो रोटेट हो गई है। तो जो कंपाउंड ये प्रॉपर्टी शो करें, यानी वो लाइट को के एंगल को रोटेट कर दें, तो उन कंपाउंडों को हम कहते हैं कि दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। यानी इसकी डेफिनेशन आप पढ़ें यहाँ पे, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म्स व्हिच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शंस। लाइट कौन सी होगी? प्लेन पोलराइज्ड। प्लेन पोलराइज्ड का क्या मतलब है? देखिए ये टॉपिक आपने ना केमिस्ट्री 1 में भी पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा। इसी पिछले सेमेस्टर में केमिस्ट्री 1 में ये इसका टॉपिक था, फिजिक्स में भी आपने ये पढ़ा हुआ है, और फिजिक्स में इसका प्रैक्टिकल भी शायद आपने किया हो। अगर नहीं याद है तो आप थोड़ा सा मुझे इतना बता दें कि प्लेन पोलराइज्ड का मतलब क्या है। इसका मैं बताता हूँ कि मतलब ये है कि अगर किसी लाइट सोर्स से लाइट निकल रही है बाहर, जिस तरह बल्ब आप देखते हैं, बल्ब से जब लाइट आ रही होती है तो वो किस सिमत में आ रही होती है, नीचे या ऊपर या दाएं जा रही होती है? तो वो हर डायरेक्शन में हर डायरेक्शन में जा रही होती है, यानी बल्ब से वो लाइट जो है वो हर सिमत में जा रही है। जी सर। तो हम ये करते हैं कि उस लाइट को हम एक पोलराइजर में से गुजारते हैं, और वो मतलब जो ये जैसे वो ग्लासेस आते हैं पोलराइज्ड, पोलराइजर जो है उसकी जो प्लेन्स हैं उस लाइट की वो एक ही सिमत में कर देती है, यानी वो अब लाइट सारी की सारी जो है वो एक सिमत में जा रही है। लेकिन अगर वो लाइट जो है वो
लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है तो सारी जो उसमें लाइट रेज है वो सारी एक ही सिमत में जब जा रही है, इसका ये मतलब है। उसकी प्लेन को हम यानी जो लाइट रेज हैं उनकी प्लेन को सेम कर देते हैं, बाकी रुक जाती हैं जो दाएं बाएं वाली होती हैं, और जो एक सिमत वाली होती हैं ना वो उसमें से गुजरी होती हैं। इसमें अभी आपको डायग्राम दिखाता हूँ, वहां से समझ लग जाएगी आपको कि इनकी प्लेन जो है वो एक तरफ कर देते हैं। हम फिर इसे कहते हैं कि ये अब लाइट जो है ये प्लेन पोलराइज्ड है, क्योंकि हमने उसको देखना है ना उस मशीन के अंदर जिसको हम पोलैरिमीटर कहते हैं। तो उसको देखने के लिए फिर हमें वो चाहिए कि वो सारी एक सिमत में आ रही हो। अगर वो एक सिमत में आ रही होगी तो आपको वो नजर आएगी, और अगर वो उसका एंगल अगर रोटेट हो गया तो फिर आपको वो लाइट नजर नहीं आएगी, वो किसी और सिमत में जा रही होगी। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं कि दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शंस, दीज आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी ये है, द फिनोमेना इन विच ए कंपाउंड कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड द कंपाउंड इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। यानी अगर कंपाउंड जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सके तो हम फिर कहते हैं कि ये कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और इसके लिए ये मशीन इस्तेमाल होती है, ये जो ऊपर बनी हुई है ये है, इसका नाम है पोलैरीमीटर। और इसमें ये जो यहाँ पे आपको ये कील से नज़र आ रहा है, ये एक सिर्फ उठाने के लिए है, इसको हम ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पे फिर वो एक जगह बनी हुई जहाँ पे ये सैंपल रखते हैं। ये जो है ये सैंपल रखने के लिए सेल है, इसमें आप कंपाउंड डाल देते हैं और कंपाउंड डाल के यहाँ रख देते हैं। और ये जो पिलर सा बना हुआ है इसके अंदर लाइट सोर्स लगा होता है, ये लैंप लगा होता है, उस लैंप से रोशनी बाहर आ रही है, ये आपको रोशनी नज़र आ रही है। और यहाँ पे वो पोलैरीमीटर ये लगा होता है, पोलराइजर लगा होता है, ये जो ये नीचे बना हुआ है ये है ये लाइट सोर्स है। और ये अनपोलराइज्ड लाइट जो है ये सारी सिमत में जा रही है, और उसके बाद ये फिल्टर लगा हुआ है, ये है पोलराइजर। ये क्या करेगा कि मुख्तलिफ सिमतों में जाने वाली लाइट को रोक देगा और एक सिमत में आने वाली लाइट को गुजरने देगा। तो इस तरह ये जो लाइट यहाँ से बाहर आ रही है ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो एक ही सिमत में है। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है फिर ये सैंपल में से गुजरती है। ये जो यहाँ पे कंपार्टमेंट से बना हुआ है ये वाला सेल है जिसमें हम कंपाउंड रखते हैं। तो जब ये कंपाउंड में से लाइट गुजर कर दूसरी तरफ आती है तो अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो फिर इसका जो इसके जो एंगल है वो चेंज हो चुका होगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये एंगल जो है ये और है, और यहाँ पर आकर इस लाइट का एंगल और हो गया। अब इसके सामने फिर ये एक एनालाइजिंग फिल्टर है, और ये आंख के जरिए हम इसको अब देख रहे हैं, ये वाला पार्ट है, ये आई पीस है, और यहाँ से आपने इसको देखना है। तो जब आप इसको देखेंगे और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हुआ फिर आपको ये लाइट नज़र नहीं आएगी। अब आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एनालाइजर को फिर रोटेट करना पड़ेगा, उसी सिमत में लाना पड़ेगा जिस सिमत में लाइट की प्लेन है। ये लाइट की प्लेन आपको नज़र आ रही है ना, ये अब और सिमत में होगी, यहाँ पे लाइट की प्लेन और सिमत में है। तो जब ये लाइट की यानी जहाँ पे यानी जिस सिमत में लाइट की प्लेन है उसी सिमत में ये आप एनालाइजर ले आएंगे, फिर आपको ये दोबारा नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये लाइनें आप देख रहे हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो गई हैं, ये इसके अंदर एनालाइजर के अंदर जो लाइनें हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं। अगर आप इसको वर्टिकल कर लेंगे तो फिर ये लाइट नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे ये एनालाइजर की जो लाइनें हैं ये वर्टिकल है, और इस तरफ जो है ये अगर वर्टिकल रखेंगे आप और ये लाइनें भी वर्टिकल रखें तो फिर ये लाइट तब नज़र आएगी जब ये सीधी यहाँ गुजर आएगी। ये सीधी अगर यहाँ गुजर के दूसरी तरफ आ जाए और ये लाइनें भी वर्टिकल आपने रखी हों तो फिर आपको लाइट नज़र आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब होगा कि इस कंपाउंड ने क्या किया, अगर ये लाइट की लाइनें उसी तरह रहीं जिस तरह यहाँ पर हैं, यानी वर्टिकल इधर रही वर्टिकल इधर रही, कंपाउंड में गुजरने के बाद उनमें चेंज नहीं आई, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलराइज्ड। यानी उस कंपाउंड ने कुछ नहीं किया, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, यानी उसने लाइट की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। और अगर कंपाउंड ने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है तो फिर सूरत हाल ये है जो अब यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि यहाँ पे लाइट की डायरेक्शन और है और इस तरफ और है। अब इसने कितने डिग्री रोटेट किया,
उसका पता आपको इसके जरिए चलेगा। पहले ये वर्टिकल होगा ये एनालाइजर, फिर आप इसको घुमाएंगे कुछ डिग्री, जब घुमा के आप इसको उसी सिमत में लाएंगे तो फिर आपको ये लाइट नजर आना शुरू हो जाएगी। तो जितने डिग्री आप इसको घुमाएंगे ना, ये डिग्री यहाँ से नजर आ रही है, ये तीर का निशान लगा हुआ है, इतनी डिग्री आपने इसको घुमाना है पहले, यानी इसकी सिमत में लाना है, फिर ये आपको लाइट नजर आ जाएगी। तो इस तरह हम ये पता कर लेते हैं कि कितनी डिग्री रोटेट किया है उस कंपाउंड ने। ये इसको जो डायरेक्शन है ये रोटेट किया है, ये किसने किया है? ये इस कंपाउंड ने किया है जो यहाँ पे हमने रखा है। ये ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कायरल कंपाउंड, कायरल सब्सटेंस। जो कंपाउंड लाइट को रोटेट कर दे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, उसकी सीमत को रोटेट कर दे, उस कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। बस ये है ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी अगर आपने कंपाउंड जो है वो रखा है इस पोलरीमीटर में और प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपने उसमें डाली है, तो अगर वो उसकी सीमत को रोटेट कर दे, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे, तो फिर हम कहते हैं कि ये कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर चेंज ना करे, यानी इसमें से लाइट पास हुई और लाइट पास होने के बाद फिर भी उसी सीमत में रही, ठीक है, जिस सीमत में पहले थी, तो हम कहते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ लें शाबाश। नो सर। सिंपल लफ्ज़ों में दोबारा बताता हूँ कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ये है कि अगर कंपाउंड पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली जाए और वो कंपाउंड उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे, then that compound is known as optically active. If the compound will not change the direction of plane polarized light, then the compound is known as optically inactive. तो अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है उसकी हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है कि ऐसा कंपाउंड कौन सा होता है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये कंडीशन है, ये जो आपको यहाँ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, अगर ये प्रॉपर्टी आप किसी भी कंपाउंड में देख लें तो उस कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कह सकते हैं, दैट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये प्रॉपर्टी क्या है? ये है कि अगर एक कार्बन के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हों, ये एक कार्बन है इसके साथ 4 ग्रुप लगे हुए हैं, यानी ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ यहाँ क्लोरो है और एक तरफ यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक चौथी इसमें OH है, चारों ग्रुप डिफरेंट है। ये बात आप नोट करें कि अगर कार्बन के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हों तो ऐसी कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन। और जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन होती है दैट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिविटी अभी हमने पढ़ी कि ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें कंपाउंड जो है ना वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है, ये है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये बात ठीक हो गई। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, उनमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं? तो वो ये प्रॉपर्टी है कि कार्बन यानी उस कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन हो और उसमें जो कायरल कार्बन है उसके साथ सारे ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हों। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं ये हम इन्हें कहते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और कंपाउंड जो है वो डिससिमेट्री उसमें होती है, सिमेट्री नहीं होती उसके अंदर। सिमेट्री क्या होती है बोला? सिमेट्री ये होती है कि आप उस चीज़ के अंदर एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करें और उसके जो उस चीज के दोनों हाफ है ना वो आपस में एक जैसे हों, इसको हम कहते हैं सिमेट्री। ठीक है, जिस तरह ये आपकी चावलों वाली प्लेट होती है ना, चावलों वाली प्लेट के बिल्कुल सेंटर में अगर आप एक लाइन ड्रा करें तो दाईं तरफ वाला जो हाफ है वो बाईं तरफ वाले हाफ के साथ बिल्कुल सेम होगा, उसका मिरर इमेज होगा, तो वो उसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसके अंदर। अब अगर आप लोटा ले लें, लोटा आप देखा हुआ आपने, लोटे में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? लोटे में सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और वो प्लेन होगी जो वो उसके जो टैप है ना उसके दरमियान में से गुजरती होगी। और किसी और सीमत में अगर आप लाइन ड्रा करेंगे तो फिर वो दोनों हाफ जो है सेम नहीं होंगे। तो चावलों वाली प्लेट में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं? लातादाद। शाबाश। उसमें जहां से भी आप लाइन ड्रा करेंगे ना उसके दोनों हाफ सेम ही होंगे। लेकिन लोटा जो है उसमें सिर्फ एक लाइन जो है वो ऐसी होगी जो उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उसमें दोनों हाफ जो है एक जैसे हो सकते हैं, बाकी कोई उसमें और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। यस सर। तो इस तरह ये जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं इनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। इसमें कोई ऐसी लाइन नहीं कि हम इसमें ड्रा करें और दोनों हाफ सेम हो जाएं। अगर ये जो OH है और ये वाली हाइड्रोजन है इसको भी हम OH कर दें,
ये वाली ये एच को भी हम वच कर दें, इसको भी वच कर दें। अब आप यहाँ से लाइन अगर ड्रा करें इस तरीके से, तो बिल्कुल सेंटर से यहाँ से गुजरे, तो ये वाला हाफ जो है ये इस हाफ के बिल्कुल सेम हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा। क्या शर्त है कि कंपाउंड में डिसिमेट्री हो, सिमेट्री ना हो, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कोई ना हो। और ये उस वक्त मुमकिन होता है जब कार्बन के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट है तो किसी भी जगह से आप लाइन ड्रा करेंगे, दोनों हाफ इसके सेम नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझ गए हैं, तो इसका मतलब आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी की समझ आ गई है। ऑप्टिकल एक्टिविटी है क्या कि लाइट आपने गुजारी कंपाउंड में से, और वो कंपाउंड जो है उसने उसकी डायरेक्शन को रोटेट कर दिया। अगर रोटेट कर दिया है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर नहीं रोटेट किया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब ये प्रॉपर्टी किन कंपाउंड में होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो यहाँ इस एग्जाम्पल से आपको बता दिया है कि ऐसे कंपाउंडों में डिसिमेट्री होती है, उनमें सिमेट्री नहीं होती, उनमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, और उनमें कार्बन ऐसी होती है जिसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट लगे होते हैं। ऐसी कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन। ये कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स इज नोन एज कायरल कार्बन। और कंडीशन जो है, जो अहम शर्त है, वो है कायरलिटी, यानी उसमें कायरल कार्बन हो या उसमें डिसिमेट्री हो, सिमेट्री ना हो। सिमेट्री की मैंने आपको मिसाल दी है कि ये वो लाइन होती है इमेजिनरी जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट में ड्रा करें, और उसके जब दो हाफ आप बनाएं, वो दोनों हाफ आपस में बिल्कुल सेम हो और एक दूसरे का मिरर इमेज हो। इसकी मिसाल मैंने आपको दी है चाय के कप की। चाय का कप जो है उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? एक होगी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री खा एक मौजूद हो, ठीक है ना, खा लातादाद हो खा एक हो। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है मॉलिक्यूल में तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, यानी उसका स्ट्रक्चर, यानी उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरह का हो कि उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर एक है या एक से ज्यादा है, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें है तो फिर वो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कायरलिटी या डिसिमेट्री। अगर सिमेट्री है यानी लाइन ऑफ सिमेट्री है, खा वो एक है या ज्यादा है, तो फिर वो डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं होगा, वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। अब ये कंपाउंड आप देखें, इस कंपाउंड में ये कार्बन है, इसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, तो ये है लैक्टिक एसिड, और इसका ये दूसरा आइसोमर है। दूसरा आइसोमर इसका बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमारा एक दायां हाथ है एक बायां हाथ है, और इसमें जो ग्रुप हैं उनकी अरेंजमेंट और है, इसमें अरेंजमेंट और है, बिल्कुल हमारे दाएं और बाएं हाथ की तरह। और दोनों ये जो कंपाउंड है ये आपस में मिरर इमेज है। दरमियान में अगर आप यहाँ रख दें, मिरर रख दें, इसका जो इमेज बनेगा ये दूसरा उसका आइसोमर है। तो एक कंपाउंड जो है अगर वो लाइट को टूवर्ड्स द राइट रोटेट करता है, तो इसका दूसरा आइसोमर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट करेगा, वो टूवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करेगा। यानी ये दोनों कंपाउंड जो है आपस में ऑप्टिकल आइसोमर है। और एक कंपाउंड अगर उसको लाइट को एक सिमत में रोटेट करता है, दूसरा उसको दूसरी सिमत में रोटेट करता है। एक को हम प्लस कहते हैं, एक को माइनस कहते हैं, ठीक है। और जो कंपाउंड टूवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करता है दैट इज कॉल्ड एज लीवो रोटेटरी, और जो कंपाउंड लाइट को टूवर्ड्स राइट रोटेट करे उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। द कंपाउंड विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट यानी clockwise is known as dextrorotatory या plus isomer. The compound which rotates the plane polarized light to the left यानी anti-clockwise is known as levorotatory. अब ये levorotatory कौन सा कंपाउंड है और dextrorotatory कौन सा है, इसके लिए आप कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये लेफ्ट से याद रख लें कि जो लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो levorotatory होगा, क्योंकि दोनों के शुरू में एल का लफ्ज आ रहा है। ये लेफ्ट और levorotatory, इससे याद रख लें आप। बाकी दूसरा जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो जो कंपाउंड टूवर्ड्स राइट रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो टूवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करेगा दैट इज नोन एज लीवोरोटेटरी। और ये लेफ्ट और राइट है क्या, ये है। देखें ये जो लाइट है आप किस तरह रोटेट हो रही है। अगर आप सामने यहाँ बैठे हों जहाँ आई बनी हुई है, तो आपको ये किस तरफ लगेगा, ये किस तरफ रोटेट किया है इसने, ये आप यहाँ देखें टूवर्ड्स, ये रोटेट किया है ना इसने, इस तरफ रोटेट किया है ना, राइट क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज है ये। तो ये कौन सा कंपाउंड होगा,
डेस्टो रोटेट होगा। अब इसको यहाँ से हटा के आप इसका दूसरा आइसोमर रखें इसी कंपाउंड का, तो वो इसको इस तरफ ले आएगा। इतना ही जितना ये इस तरफ गया है उतनी ये लाइट इस तरफ रोटेट होगी। जब आप इसमें कंपाउंड नहीं रखेंगे तो ये लाइट सीधी होगी, यहाँ आ रही होगी, इसको ऐसे वर्टिकल इसको करना पड़ेगा। और अगर इसने टूवर्ड्स लेफ्ट रोटेट किया तो फिर आपको बाद में ये जो एनालाइजर है इसको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा इस तरफ उसको देखने के लिए। जब लाइट आपको नजर आना शुरू हो जाए और जितनी डिग्री आपने घुमाया हो वही उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। अगर आप डेस्टो आइसोमर और लीवो आइसोमर दोनों के इक्वी मोलर मिकदारें लेकर, बराबर मोल्स में मिकदारें लेकर उनको मिक्स कर दें तो फिर वही ऑप्टिकली इनएक्टिव लगते हैं। उसे हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। एन इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ टू आइसोमर्स will not rotate the plane of polarized light and is called as racemic mixture। इसको racemic mixture कहते हैं। और ये लाइट को रोटेट क्यों नहीं करता? इसका वजह ये होती है कि दोनों आइसोमर्स को आपने मिक्स कर दिया है। जितना एक आइसोमर जो है वो टूवर्ड्स लेफ्ट रोटेट कर रहा होगा उतना टूवर्ड्स दूसरा जो है वो राइट रोटेट कर रहा होगा और ओवरऑल रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो अगर लीवो जो आइसोमर है वो आपके पास अलहदा मौजूद हो, डेस्टो अलहदा मौजूद हो, तो उनको आप जब चेक करेंगे तो वो एक लीवो यानी वो एक जो है वो लीवो होगा, दूसरा डेस्ट्रो होगा। लेकिन अगर आप इनकी दोनों की मिकदारें बराबर मिकदार में लेकर मिक्स कर दें तो फिर इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है 0 हो जाती है। और उस 0 होने की वजह ये होती है कि जितना एक कंपाउंड टूवर्ड्स लेफ्ट रोटेट कर रहा होता है उतना ही दूसरा टूवर्ड्स राइट रोटेट कर रहा होता है और ओवरऑल रिजल्ट जो है 0 हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर वो मिक्सचर है ऑप्टिकल आइसोमर्स का जिसकी इक्वी मोलर मिकदारें मिक्स की गई होती हैं एंड दे डू नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट एंड सच मिक्सचर इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। ये कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि इसमें कायरल कार्बन होनी चाहिए, कंपाउंड के अंदर डिससिमेट्री होनी चाहिए, कायरलिटी होनी चाहिए। और कंपाउंड में सिमेट्री है, कोई एक ही लाइन है सिमेट्री की या ज़्यादा लाइनें हैं सिमेट्री की, तो फिर कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। जैसे मैंने चाय के कप की मिसाल दी है, उसमें बेशक एक लाइन है लेकिन वो है तो मौजूद है ना, वो लाइन सिमेट्री उसमें मौजूद है। और ये जो प्लेट है चावलों वाली उसमें ज़्यादा लाइनें हैं उसके अंदर, यानी अनलिमिटेड प्लेन्स हैं उसके अंदर सिमेट्री की। और ये कंपाउंड जो हैं ये आपस में मिरर इमेज होते हैं और इनको हम कहते हैं एनेंटियोमर्स। ये कंपाउंड जो है दूसरे का एनेंटियोमर है, प्लस लैक्टिक एसिड जो है ये नेगेटिव लैक्टिक एसिड का एनेंटियोमर है। ये कंपाउंड जो है इसमें कितने कायरल कार्बन है जी? इस कंपाउंड में एक है, क्योंकि इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। ये कार्बन कायरल है और जब कंपाउंड में कायरल कार्बन होती है तो नॉर्मली इस तरह का कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये उसका दूसरा आइसोमर है। एक अगर लीवो है तो दूसरा डेस्ट्रो होगा और दोनों आपस में इनर्शियोमर कहलाते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस फॉर्म्स ऑफ ए कायरल कंपाउंड आर कॉल्ड एज इनर्शियोमर। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब है इस तरह कि हम इसको अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये मैच नहीं करते। जिस तरह एक हाथ को आप दूसरे हाथ के ऊपर रखें तो मैच नहीं करेंगे, एक अंगूठा जो है दाईं तरफ होगा, दूसरे का अंगूठा बाईं तरफ हो जाएगा। तो अगर आप दोनों मालिक्यूलों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो और वो बिल्कुल 100% मैच कर जाएं तो हम कहते हैं उसको सुपर इम्पोजेबल। तो वो कंपाउंड जिनमें कायरल कार्बन होती है वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये कंपाउंड जो है ना इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी ये कार्बन कायरल है, तो एक इसमें साथ OH ग्रुप है, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तीसरा हाइड्रोजन है और चौथा ये सारा ग्रुप है। चौथा इसके साथ ये सारा मुकम्मल ग्रुप है ये। तो इस तरह ये कार्बन जो है ये कायरल है। तो इसी तरह ये दूसरी कार्बन जो है ये भी कायरल है। इसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरी हाइड्रोजन है, तीसरा OH है, चौथा ये बहुत बड़ा ग्रुप है, तीसरा चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो दोनों कार्बनों के साथ ये इस कंपाउंड में दोनों जो कार्बन है ये कायरल है। अब ये कंपाउंड भी उसका मिरर इमेज है, ठीक है। ये जो कंपाउंड है इसमें दोनों OH एक सिमत आ गए हैं। इसमें दोनों OH जो है मुखालिफ सिमत में है, यहाँ पर दोनों OH जो है एक ही सिमत में है। तो अब इस कंपाउंड में यहाँ पर प्लेनोसिमेट्री आ गई है। ये प्लेनोसिमेट्री क्या कर रही है, इसका क्या रिजल्ट है? इसके आने की वजह से, इस प्लेनोसिमेट्री के आने की वजह से क्या होगा? जिस तरह मैंने मिसाल दी थी ना प्लेट में प्लेनोसिमेट्री होती है, चाय का कप में प्लेनोसिमेट्री होती है, इस तरह यहाँ पर प्लेनोसिमेट्री आ गई।
तो जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए तो वो क्या कैसा होता है? वो सर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव हो जाता है। शाबाश। ये कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, हालांकि इसमें 2 कायरल कार्बन हैं, एक ही बजाय 2 कायरल कार्बन है, इसके बावजूद ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है। क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से ये हाफ इसका जो है ये इसका मिरर इमेज बन गया, बिल्कुल दोनों हाफ सेम बन गए। लेकिन अगर यही प्लेन ऑफ सिमेट्री हम यहाँ पे रखें तो दोनों हाफ सेम नहीं है, क्योंकि इसकी OH इस तरफ है, इसका OH इस तरफ है। इसलिए ये दोनों कंपाउंड जो हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और ये कंपाउंड जो है जिसमें दोनों OH एक जानब हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वजह यह है कि इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं मीजो कंपाउंड, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, कायरल कार्बन होने के बावजूद ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसमें आप देखें कि यहाँ पे 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं और 2 OH ग्रुप हैं, और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप्स हैं, दोनों सेम, और एक OH है और एक Br है। अगर हम Br की जगह पे OH कर दें तो फिर क्या होगा कि अगर दोनों OH एक जानब आ जाएं तो फिर जो है ये फिर क्या होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। फिर अगर दोनों OH एक जानब आ जाए। अब चूंकि ये OH दोनों सेम नहीं है, ये ब्रोमीन है, ये OH है। ये देख लें आप, ये एक स्लाइड ये है। 25 मिनट हो सर देखना सर कितना टाइम ऊपर हो गया। चलो ठीक है जी, ओके कर देते हैं। ओके, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। ये इस तरह करें, एक बात में सुन लें जी सर। कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक लेक्चर मेरा जो है YouTube पे पड़ा हुआ है, उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, सर उसको जरूर सुनिएगा। वो बहुत डिटेल्ड है और उसमें बड़ी डिटेल के साथ सारा ये सब बातें डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, इंशाल्लाह सर। जी तो सर। आप उसको जरूर सुनिएगा और उससे ये ऑप्टिकल एक्टिविटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो समझ आ जाएगी। अगर कोई समझ ना आए तो मेरे से ज़रूर रब्ता करें। मेरे ऑफिस में आप आ सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल या व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछ लें, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो। ओके सर।